Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज के इस वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, उसके सारे पार्ट्स वगैरह देखेंगे। क्लियर है ना। पिछले क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था, तो उसमें देखो मैंने डायग्राम नहीं बनाया था, तो यहाँ देखो मैंने डायग्राम बना दिया है। एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे, कुछ पॉइंट्स क्या होंगे हमारे वापस से क्लियर हो सकते हैं। क्लियर है ना। जो हमने पिछले क्लास में मैं भी सही से नहीं समझा था, बेसिकली आपने जो नहीं समझा था। क्लियर है ना। सो एक बार मेरे साथ करना क्या है वो सुन लो। डायग्राम तो देख ही रहे हो आप। बस देखो मैंने नेमिंग नहीं लिखा है, बस एरो लगा के छोड़ दिया है मैंने। अब हम लोग करेंगे क्या साथ में, मैं जैसे ही जिस भी एरो पे पॉइंट करूंगा आपको उसके बारे में उसका नाम बतलाना है बेसिकली। अगर आपने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा होगा तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आप क्या करो, इस वीडियो को पॉज करके पहले एक बार सही तरीके से देखो, ओके, ताकि आपको याद रहे। या फिर चलो देखो मैंने जो बताया ना उस हिंट पे भी अगर आप सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते हो, दैट मीन्स आप जो सोच मतलब कि पढ़ते समय जो सोच रहे हो, क्लियर है ना। क्योंकि पढ़ते समय हमें डायग्राम इमेजिन भी करना होता है, और अगर वो इमेजिनेशन भी आप में आ गया ना तो वो आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प कर सकता है। ओके, सो चलो देखते हैं, यहाँ पे सारे पार्ट्स को देखते हैं। शुरू करते हैं हम यहीं से। देखो ये जो हमारा अंदर का पार्ट हो गया, यहाँ दिख रहा है ना, दिस वन, ये तुम्हारा क्या है, यानी इस एरो की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो एरो लगा हुआ है ना, मैं इस एरो की बात कर रहा हूँ। ये है तुम्हारा टेस्टिस। क्लियर है ना। जिसने भी टेस्टिस सोचा बहुत अच्छा। अब जिसने भी टेस्टिस सोचा वो इसके बारे में बताएगा। ये जो बाहर में है ना, ये जो बैग लाइक पॉच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में है टेस्टिस, इसे क्या बोल रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हम स्क्रोटम। 2 पॉइंट्स हो गए हैं। अब देखो यहाँ ये जो एरो है दिख रहा है ना, ये एरो किसके बारे में बोला जा रहा है, ये जो डक्ट है जो यहाँ से निकल के ऐसे गया है। क्लियर है। ये जो डक्ट इधर निकल के गया है उस डक्ट के बारे में बोला जा रहा है। क्लियर है। तो ये देखो डक्ट जो टेस्टिस से बाहर निकल रहा है, वैसे देखो टेस्टिस के अंदर भी डक्ट होते हैं, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया था। वॉसा इफरेंशिया और एपिडिडाइमिस, यहाँ पे मैंने वॉसा इफरेंशिया और एपिडिडाइमिस को दिखाया नहीं है। क्लियर है ना। सो उसके बाद देख लेते हैं हम। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा वॉसा डिफरेंशिया। डिफरेंशिया बोलो या डिफरेंस बोलो, वॉसा डिफरेंस हो गया। क्लियर है ना। इसके बाद देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, बस इस डक्ट को लेके आगे चलेंगे। ठीक है, बीच में जो भी आएगा उसका नाम लिखते चलेंगे। ये देखो डक्ट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। ये देखो डक्ट के बीच में एक ऐसे एक पाइप सा मिल रहा है जो कि देखो बाहर से कहीं से आ रहा है। आ रहा समझ में। ये वाले पाइप की बात कर रहा हूँ, इस एरो की बात कर रहा हूँ। सो ये पाइप आके और इसमें जुड़ रहा है, एंड दिस इज व्हाट यूरेटर। ये है तुम्हारा यूरेटर है, या यूरिनरी ब्लैडर तो समझते हो ना। तो ये तुम्हारा, सॉरी यूरेटर नहीं, यूरिनरी ब्लैडर ही है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में बेसिकली जो कनेक्टेड होते हैं ना वो होते हैं यूरेटर। एंड ऐसे ये जो डक्ट है ना, इस एरो की जिसकी बात कर रहा हूँ, ये हो गया तुम्हारा यूरेटर। अब ये देखो कैसे, तो याद करो ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम याद करो। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब मैंने ये यूरिनरी ब्लैडर बनाया था, तो यूरिनरी ब्लैडर में याद करो कि एक इधर से आके इसमें जुड़ा था ना, और एक इधर से भी आके जुड़ा था, दोनों ही किडनी से आके जुड़ गया था ना यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये यूरेटर ही तो थे। तो 2 यूरेटर आके यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो गए थे, जुड़ गए थे। और यूरिनरी ब्लैडर में वहां पे यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ता गया, और एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद we fail to urinate. Okay, so that is ureter. This duct, this pipe is ureter, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है। एक ही दिखाया गया, दूसरा इधर से भी आएगा। क्लियर है ना। ऑब्वियसली ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। अभी रास्ते को आगे बढ़ाते हैं। देखो आगे गया आगे गया, ये देखो सबसे पहला ग्लैंड मिला हमें, दिस वन। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस एरो की बात कर रहा हूँ। अब तो क्लियर है। तो इस एरो में देखो सबसे पहला ग्लैंड मिला, और सबसे पहला ग्लैंड हमें कौन सा मिलता था हमारे रास्ते में, वॉसा डिफरेंस में सबसे पहला ग्लैंड कौन सा आता था बताओ जरा। सबसे पहला ग्लैंड जो आता था वो है तुम्हारा सेमिनल वेसाइकल। क्लियर है ना। सो सेमिनल वेसाइकल। अब देखो यहीं पे समझो, यहाँ से ये जा रहा था तो ये था वॉसा डिफरेंस। क्या था, वॉसा डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप चलो लगा देता हूँ ताकि इसमें मिल सके। तो यहाँ पे जैसे ही सेमिनल वेसाइकल इसमें जुड़ा, अब जो इसके आगे का पाइप है यानी इस पॉइंट पे, क्लियर है ना, तो यही कहलाएगा तुम्हारा इजैकुलेटरी डक्ट। अभी तक ये क्या था, स्पर्म डक्ट था, सिर्फ स्पर्म लेके जा रहा था।
लेकिन यहाँ जैसे ही सेमिनल वेसिकल मिला, इसने एक मिल्की फ्लूइड उसमें ऐड किया, क्लियर है ना, जो कि सेमेन का लगभग 60 to 70% का मतलब कंपोजिशन कैरी कर रहा है। और अब इसका नाम क्या हो गया, तो हो गया इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, अब देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखो बीच में फिर से हमें एक दूसरा ग्लैंड मिला, मैंने ब्लू कलर से ग्लैंड के लिए दिखाया है बेसिकली, ठीक है, जो कि जो ग्लैंड बेसिकली यहीं पे ओपन हो रहा है तुम्हारे ये जैसे ही तुम्हारे ये क्या बोल रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर से जो कनेक्टेड है तुम्हारा आगे, और उसी में तुम्हारा एक और ग्लैंड यहाँ पे ओपन हो रहा है, एंड दैट दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस इज व्हाट, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। ओके, अब देखो एक और ग्लैंड है, इसका नेमिंग नहीं किया एनसीईआरटी ने, तो इसका भी देखोगे। ये तीसरा ग्लैंड है, तो खुद से तुम्हें नाम पता होगा, दिस इज कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड, या इसी का दूसरा नाम क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। करता क्या है, इसका मेन काम है ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना, क्लियर है ना। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दिस डक्ट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसे, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या बोलेंगे इसे, तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलेंगे, क्योंकि अब इसमें यूरिन स्पर्म सेमेन सब आ चुके हैं। अब ये देखो, ये इसे यहाँ से कनेक्ट करो। हाँ, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। सो ये ओवरऑल पार्ट क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड पीनिस। दिस इज कॉल्ड पेनिस। ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, देखो एरो को मैंने बाहर रखा है, क्लियर है ना। अब देखो मैं इस एरो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो बीच में जो डक्ट है ना, बीच वाला जो डक्ट, जो जो बेसिकली ये देखो यहाँ से आया ना, ये देखो बीच में आ गया, क्लियर है। नाउ दिस इज कॉल्ड तुम्हारा यूरेथ्रा। दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा। यही तो है तुम्हारा एक तरह से कॉमन ओपनिंग, जिससे कि जरूरत पड़ने पे सीमेन भी निकल सकता है, और जरूरत पड़ने पे तुम्हारे यूरिन भी पास ऑन हो सकते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ये दिया नहीं है बेसिकली एनसीईआरटी में। ये जो बाहर जो उभरा सा पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस को जो ढकने वाला ये जो साइड से स्किन है, दिस इज कॉल्ड फोर स्किन। ओके, सो इतने ही पार्ट्स होते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये कल का रिवीजन भी हो गया हमारा। ओके, यहाँ मैंने डायग्राम भी बना दिया। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम, तो इसके बाद देखेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसे क्या करो, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, काफी है ना, बाद में आप प्रैक्टिस कर लेना। एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत ही अच्छा डायग्राम दे रखा है, उससे ज्यादा आपको बनाना भी नहीं है। उससे ज्यादा बनाने के चक्कर में फिर आप इधर ही रह जाओगे। बेसिकली आपको पार्ट समझने हैं, कहाँ पे कौन सा नाम आएगा, कौन सा जुड़ेगा तो क्या बनेगा। ओके, सो इसे एक बार जल्दी से आप या तो नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है ना। तो अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो जो बच्चे बोल रहे थे सर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो डायग्राम बनाया नहीं, मतलब शुरू में आपने बोला बनाएंगे बनाएंगे, और लास्ट में तो आप बनाए ही नहीं, जैसे कि हमें याद ही नहीं रहता है ना। फिर कंप्लेन करने लग जाते हैं बच्चे। चलो कोई नहीं, बना तो दिया ना मैंने। तो अब यहाँ पे हेडिंग लगाओगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर है ना। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखेंगे, पहले तो लिस्ट बनाएंगे हम, और उसके बाद उसे एक एक करके जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे वैसे ही इसे भी पढ़ेंगे। ओके, सो हेडिंग लगाओ यहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो लिखेंगे इसमें फीमेल reproductive system consists of। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आते हैं, तो वो सीरियल नंबर से लिख लो। सबसे पहला लिख लो, तुम क्या लिख लोगे, ओवरी। ओवरी जो कि तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बनेगा, क्लियर है ना। दूसरा लिख लो ओविडक्ट, इसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो ओविडक्ट ऑब्लिक में लिख लेना फैलोपियन ट्यूब। तीसरा लिख लो तुम यूटेरस। ओके,
चौथा लिख लो तुम सर्विक्स, पांचवा लिख लो तुम वेजाइना, छठा लिख लो तुम, यहाँ पे देखो एक ही ग्लैंड होते हैं बेसिकली, बार्थोलिन्स ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड। और सातवां लिख लो तुम एक्सटर्नल जेनाइटल्स। क्लियर है ना? सो ये 7 हो गए हैं, जल्दी से इसे नोट करो, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है? ओवरी पढ़ना है जो कि प्राइमरी ऑर्गन है तुम्हारा, है ना, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देन ओविडक्ट जहाँ पे तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होगा अगर थोड़ा सा भी पता हो तो। देन यूटरस जहाँ पे बेबी का मतलब डेवलपमेंट होगा, ओके, यहीं पे तो अटैचमेंट होता है ना, इम्प्लांटेशन। देन सर्विक्स, सर्विक्स इज द बेसिकली बर्थ कैनाल, ओके। देन वेजाइना, दैट इज कॉपुलेटरी ऑर्गन। देन बार्थोलिन्स ग्लैंड, ये ग्लैंड भी बेसिकली तुम्हारे लिब्रिकेशन में ही बेसिकली हेल्प करता है, इसे बताऊंगा मैं आगे जाके। एंड द लास्ट इज एक्सटर्नल जेनाइटल्स, ओके। सो इतने सारे लिखो, अब इसे एक एक करके पढ़ेंगे और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आज डायग्राम करेंगे, अगर नहीं बचता है तो नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम मैं कर दूंगा, ठीक है। इस बार देखो मैंने प्रॉमिस नहीं किया है ना, ये तो फिर बोलोगे सर आप प्रॉमिस करके और करते नहीं हो। वो वीडियो पिछला बड़ा हो गया था ना, इसलिए 1.5 घंटे का ऐसे ही वीडियो चला गया था। मुझे क्या पता समझाते समझाते 1.5 घंटे लग जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ लिखाना तो होता नहीं है, समझाना भी होता है ना। अगर सिर्फ लिखाना हो तो मतलब कि 10-15 मिनट काफी होते हैं यार, है ना, आधे घंटे काफी होते हैं। तो ये चीज हो गया आपका, इसे नोट कर लिया आपने, इसे मैं इरेज कर देता हूँ और फिर एक एक करके हम लोग चलते हैं, है ना। सीरियल नंबर से 7 पढ़ने हमें, याद रखोगे। पिछली बार हमें 8 पढ़ना था, मैंने 7 ही पढ़ाया था। नहीं, एक बच्चा कमेंट कर रहा था, सर आपने तो इजैकुलेटरी डक्ट पढ़ाया ही नहीं। इजैकुलेटरी डक्ट को मैंने नोट में लिखवा दिया था बेसिकली, है ना। थोड़ा सा एक पॉइंट तो था ही उसमें कि स्पर्म डक्ट में जब सेमिनल वेसिकल मिल जाते हैं तो उसी को अब इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। देखो मैंने अभी डायग्राम में भी बताया है ना, तो उसे मैंने नंबर करके नहीं लिखाया था वहां पे। अगर आप भी कंफ्यूज हो तो जाके चेक कर लेना एक बार, है ना। अदरवाइज वहां पे टोटल 8 थे शायद, मैंने 7 ही पढ़ाया था, तो हो जाता है। ऐसे मैंने सब कुछ बता ही दिया था। चलो फिर देखते हैं सीरियल नंबर से, ओके। तो सबसे पहला हेडिंग डालोगे, यानी नंबर 1 लगाओगे, दैट इज ओवरी। एक्चुअली ओवरी नहीं, ओवरीज लिखना चाहिए मैंने, क्योंकि 2 होते हैं ना, है ना, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे टेस्टिस भी तो पेयर में प्रेजेंट था ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और यहाँ भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है, तो पेयर में ही प्रेजेंट है, ओके। तो लिखोगे यहाँ पे, पॉइंट बना के लिखना, दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, मैंने बता रखा है, प्राइमरी सेकेंडरी सारे ही बता रखे हैं। दिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन फीमेल्स। क्लियर है ना? इसके नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो वो भी लिख ही लोगे नेक्स्ट पॉइंट बना के। these are, ऐसे लिख लो, these are oval in a structure and present at both side of kidney। किडनी के दोनों ही साइड प्रेजेंट होते हैं। देयर नंबर इज 2, या दे आर 2 इन नंबर, दे आर पेयर्ड लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, पेयर्ड लिख सकते हो, 2 इन नंबर, कुछ भी लिख लो, ओके। इसी में लिखना नेक्स्ट, दे प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ओवम से हुआ। क्लियर है ना? स्पर्म ओवम समझते हो ना? अच्छा, ओवम हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, जरा सोचोगे। ओवम क्या होगा? तो कोई भी सेक्स सेल्स हो ना, कोई भी गैमेट हो, वो हैप्लॉइड होता है। तभी तो देखो, याद करो, जब ओवम हैप्लॉइड स्पर्म हैप्लॉइड, तो n प्लस एन मिल के जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? 2n बनेगा ना। तो इससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में है
वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे जनरेशन टू जनरेशन। ओके, और ये जरूरी भी है, अगर चेंज करता है ना तो फिर एक नया स्पीसीज ही बन जाएगा। ओके, वो एक अलग केस है। अब सुनो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें सुनो, ठीक है, फिर बाद में लीक हो गए। इंटरेस्टिंग बातें ये है कि जैसे मेल में जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म था उसे हम क्या बोल रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल में। अब फीमेल में जो फॉर्मेशन ऑफ ओवम है, एंड दैट इज कॉल्ड oogenesis। चलो मैं इसे लिख देता हूँ पहले, वैसे ये इंटरेस्टिंग बात नहीं था, है ना। तो लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ ओवम, क्लियर है ना, इज कॉल्ड oogenesis। और मजे की बात यह है कि हमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों ही नहीं पढ़ना है, ठीक है। 12th में मिलेगा पढ़ने के लिए आपको। ओके, तो देखो ध्यान से समझोगे, ये तो समझ गया। अब सुनो मेन पॉइंट क्या था, वो जो इंटरेस्टिंग बात मैं बतला रहा था वो ये है कि जैसे मेल में याद करो प्यूबर्टी आया था, तो प्यूबर्टी के बाद स्पर्म को फॉर्मेशन शुरू हो गया था। मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मेशन। या देखो मैं दो वर्ड यूज करूंगा, उन दो वर्ड में आप कंफ्यूज नहीं होना। मैंने क्या बोला, फॉर्मेशन। तो स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो गया था मेल में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। लेकिन फीमेल में पता है, फीमेल में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अगर मैं बोलूं कि ओवम का फॉर्मेशन शुरू हो गया है, ओवम का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, सो दिस स्टेटमेंट विल बी ए रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो फिर सही क्या होगा सर, आप क्या बोल रहे हो सर, ओवम नहीं बनेगा क्या फीमेल में, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो मजे की बात यहाँ पे ये है, इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि फीमेल में ना, फीमेल में ऑलरेडी ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ एग सेल प्रेजेंट होते हैं। उसका नंबर कुछ फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी मतलब ढेर सारे एग सेल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो एग सेल जो होते हैं ना वो इमेच्योर होते हैं। जैसे याद करो स्पर्म जब हमारा बना था ना, कहाँ बना था याद करो, तुम्हारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बना था। तो वहां पे वो स्पर्म रिप्रोडक्शन के लायक था क्या, नहीं ना। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसमें न्यूट्रिशन मिला, तब वो धीरे धीरे जाके वो रिप्रोडक्शन के लायक बन पाया। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे जो फीमेल में थाउजेंड्स ऑफ एग सेल प्रेजेंट है, और पता है मैं कब की बात कर रहा हूँ, मैं प्यूबर्टी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। जिस समय एक फीमेल बेबी का बर्थ होता है, जन्म होता है, क्लियर है ना, माँ के पेट से, तो उसी समय उसके दोनों ही ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ एग सेल प्रेजेंट होते हैं। ओके, अभी बस इसे समझते चलो, ठीक है ना। कुछ भी मैं यहाँ पे गलत नहीं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन है, सच्चाई तो यही है। अब सुनो, तो यहाँ पे ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ एग सेल प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है ना। लेकिन ये जो एग सेल है ना, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ये एग सेल रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं होते, मतलब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने लायक एग सेल नहीं होते। तो ये फिर कब पार्टिसिपेट करेगा, तो अब जब फीमेल में प्यूबर्टी आएगा, ओके, जब फीमेल में प्यूबर्टी आएगा तो उस समय निकलेगा तुम्हारा पता है ना एस्ट्रोजन। तो वो बेसिकली फॉर्मेशन नहीं करवाता है ओवम का, वो करवाता है मैचुरेशन। क्या करवाता है, मैचुरेशन करवाता है। ओके, सो मैचुरेशन करवाएगा ओवम का। अब वही ओवम जो पहले इमेच्योर था, क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। तो दूसरा वर्ड मैं यूज करता हूं यहाँ पे, मैचुरेशन। आ रहा है समझ में दोनों वर्ड। तो फॉर्मेशन मैचुरेशन दोनों ही एक साथ यहाँ पे चलेगा मेल में, मतलब प्यूबर्टी के टाइम ही, प्यूबर्टी के टाइम ही दोनों चलेगा, क्लियर है ना। फॉर्मेशन भी और मैचुरेशन भी, फॉर्मेशन और मैचुरेशन, चलो इसे ऐसे लिख देता हूँ, फॉर्मेशन मैचुरेशन दोनों ही मेल में कब चलेगा, तो प्यूबर्टी में चलेगा। ओके, लेकिन फीमेल के केस में देखो, फॉर्मेशन ना बिफोर बर्थ, फॉर्मेशन कब, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फीमेल की बात कर रहा हूँ, तो बिफोर बर्थ। ओके, और ये प्यूबर्टी, मैचुरेशन कब, तो प्यूबर्टी में। ये है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो इसे याद रखना है आपको। ओके, कि फीमेल में ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ एग सेल प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो कि प्यूबर्टी तक जाते जाते बहुत सारे डीजनरेट भी कर जाते हैं, ठीक है ना। शुरू में तो मतलब समझ लो कि ज्यादा ही प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। फिर धीरे धीरे कुछ कुछ सेल्स उससे डीजनरेट कर जाते हैं, और फिर एक लिमिटेड अमाउंट में फिर भी प्रेजेंट होता है। तभी तो
याद करो ना, फीमेल में मीनोपॉज होता है। मीनोपॉज का ये भी एक कारण है, क्योंकि नंबर ऑफ ओवम जो है ना यहाँ पे लिमिटेड है। आ रहा समझ में? और हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम जो एक एग रिलीज होता है फीमेल बॉडी से, तो वहां पे एक एग का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, वहां पे ना एक्चुअली लगभग 20 से 30 एग जो इमैच्योर है वो मैच्योर होना शुरू कर देता है, लेकिन उसमें से कोई एक ही मैच्योर हो पाता है, बाकी के मैच्योर नहीं हो पाते हैं। तो बाकी का भी तो डिजेनरेट कर गया ना। मतलब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 20 से 30 एग माइनस होते चले जाते हैं फीमेल बॉडी में। आ रहा समझ में? और एक्स में ऐसा आता है कि सारे ही एग खत्म हो जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मीनोपॉज। मीनोपॉज के बेसिकली और भी रीजंस होते हैं, बार बॉडी का फॉर्मेशन भी होता है, वो बाद में पढ़ोगे आप, ठीक है? तो उस पर अभी चर्चा भी नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इतना समझ में आया कि फीमेल में क्या होगा, बिफोर बर्थ फॉर्मेशन हो जाएगा, oogenesis टेक्स प्लेस बिफोर बर्थ, लेकिन प्यूबर्टी के टाइम क्या होगा, तो बस उसका मैचुरेशन होगा, जिसे तुम मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली बोलते हो। इतना समझ में आया ना आपको? तो इसे पॉइंट बना के लिख दूं क्या अब? इसे मैं इरेज करके और पॉइंट बना के लिख देता हूं। तो लिख लेना इसे नोट बना के, है ना? लिख लो ऐसे, एट द टाइम ऑफ बर्थ a female already have thousands of egg cells, thousands of immature egg cell लिखो, है ना? immature, डबल एम लगाओ, immature egg cells which start to mature when when a girl reaches, ऐसे लिख लो, when a girl reaches puberty। जब एक गर्ल प्यूबर्टी में पहुंचती है तो ये सारे एग जो इमेच्योर हैं वो मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं। क्लियर है ना? सो बेसिकली मैच्योरेशन शुरू होता है, फॉर्मेशन शुरू नहीं होता है फीमेल में। फॉर्मेशन बर्थ के पहले ही हो रखा है, तभी तो बर्थ के टाइम ही थाउजेंड्स ऑफ एग सेल प्रेजेंट है इन बोथ द ओवरी। एट द टाइम ऑफ बर्थ ए फीमेल ऑलरेडी हैव थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग सेल्स इन बोथ द ओवरी। ऐड कर लेना, या चलो ठीक है, इतना समझ गए आप। इसके बाद एक लाइन और लिख लोगे, ovaries also releases या secretes लिख लो, also secretes two types of hormones। दो हॉर्मोन्स भी निकालते हैं। पहला क्या है तुम्हारा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किस में हेल्प करेगा? सो एस्ट्रोजन देखो बेसिकली हेल्प करेगा एक तो मैचुरेशन ऑफ एक सेल में, और साथ साथ हेल्प करता है इन ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, है ना? तो यहाँ लिख लो, हेल्प्स इन development of secondary sexual कैरेक्टर्स। ऑब्वियसली हम फीमेल की बात कर रहे हैं, मेल की तो बात कर नहीं रहे हैं। साथ साथ चाहो तो और भी लिख सकते हो, हेल्प्स इन मैचुरेशन ऑफ देखो बेसिकली यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ तुम्हें। ये जो इमेच्योर एग है ना, इसे हम फॉलिकल भी बोल सकते हैं। इसे ना तुम चाहो तो फॉलिकल्स भी बोल सकते हो। अब फॉलिकल्स जब बोलोगे ना तो फॉलिकल्स के स्टेजेस होंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, पढ़ोगे बाद में, ठीक है ना? यहाँ पे ज्यादा लोड नहीं लोगे। सो फॉलिकल्स के स्टेजेस हो जाएंगे। तो अभी तुम सिंपल सा समझो कि जो इमेच्योर है वो तो प्राइमरी फॉलिकल है बेसिकली, है ना? फिर जब मैच्योरिटी गेन करेगी, मतलब वो फीमेल में प्यूबर्टी आएगी,
तो उस समय एस्ट्रोजन रिलीज होगा ओवरी से, क्लियर है ना। किसके इन्फ्लुएंस में निकलता है, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में। तो वहां पे जैसे ही निकलेंगे वो एस्ट्रोजन, तो ये क्या करेगा, प्राइमरी फॉलिकल से अब ये सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। आ रहा है समझ में, क्या बनेगा, तो सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल बनेगा, फिर फाइनली ओवा बनेगा। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया, ओवा, है ना। एक होता है ओवम, एक होता है ओवा। ओवा अगर मैंने बोल दिया ना, दैट इज मैच्योर ओवा। मैच्योर ओवम को ही क्या बोलोगे, तुम ओवा बोलोगे। तो ओवा का तो प्रोडक्शन कर ही रहा है हमारा ओवरी। इसके साथ साथ ओवरी से दो हार्मोन्स निकलते हैं बेसिकली। एक तो मैंने लिखा अभी, एस्ट्रोजन, जो हेल्प करेगा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ, क्या लिख सकते हो, प्राइमरी फॉलिकल्स लिख दूं या इमेच्योर एग ही लिख देता हूँ, इमेच्योर फॉलिकल्स लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि दोनों ही पॉइंट्स आपको याद रहे। बेसिकली है वो इमेच्योर एग से, क्लियर है। इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा निकालता है ये प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लाइनिंग ऑफ यूट्रस फॉर रिसीविंग द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए और साथ ही साथ उसको नरिशमेंट देने के लिए ये क्या करता है, तो यूट्रस के लाइनिंग को मेंटेन करता है। इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिटेल करूंगा, यानी नेक्स्ट लेक्चर में ना इसे मैं डिटेल कर दूंगा, बहुत ही ज्यादा डिटेल कर दूंगा। बेसिकली देखो प्रोजेस्टेरॉन निकलता है कब है वो भी बताता हूँ। जब फॉलिकल रप्चर करके एग्स बाहर चले जाते हैं ना, जब फॉलिकल रप्चर करके, ओवेरियन फॉलिकल बेसिकली बात कर रहा हूँ, ये ग्रेफियन फॉलिकल भी बोल दो उसे। सो वो जब रप्चर करके और उससे एक बाहर निकल जाते हैं, तो वो जो फॉलिकल, जो फॉलिकुलर सेल्स जो बच गए ना, वही अब कन्वर्ट हो जाता है येलो मास ऑफ सेल में, एंड दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम ही रिलीज करता है बेसिकली तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन। तो है तो बेसिकली ओवरी के इन पार्ट सारे। तो ओवरी रिलीजेस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, ऐसे करके बोल सकते हैं हम, ठीक है। सो दोनों का यहाँ पे फंक्शन भी लिख लिया आपने, ओके। इसके बाद देखो, इसके बाद बेसिकली हम अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, है ना। तो इसे मैं इरेज करता हूँ, आप क्या करो, इसे जल्दी से नोट कर लो, इसे नोट कर लो, फिर इसे इरेज करके चलते हैं अगले पार्ट पे। तो इसे इरेज करता हूँ अब, और नेक्स्ट क्या है हमारा, नंबर सेकेंड ना। तो लगाओ यहाँ पे हेडिंग नंबर 2। नंबर 2 क्या लिखोगे, ओविडक्ट। हम लोग कहाँ है, तो हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हैं, क्लियर है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हैं, जिसमें सारे पार्ट्स देख रहे हैं हम। तो सबसे पहला हमने ओवरी देख लिया, विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बाकी के तो सारे सेकेंडरी होंगे ना बेसिकली। तो ये भी एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। इसमें देखो ओविडक्ट, या इसी को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, मैंने लिखवा दिया था पीछे। तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब भी आप लिख सकते हो और लिखकर, ठीक है ना। ये भी बेसिकली दो होते हैं प्रेजेंट, ओके। ये बेसिकली एक लंबा सा ट्यूब लाइक, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है ना। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और वही सारे पार्ट्स में बेसिकली अलग अलग मैकेनिज्म वहां पे देखने को मिलता है, अलग अलग उसका फंक्शन होता है। तो उन्हीं सब चीजों को देखेंगे, लेकिन एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सो सिंपल सा लिखेंगे, इट इज ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। देखो बेसिकली ये प्लूरल है ना, तो दे आर लगा दो, नहीं, दे आर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके। ये क्या है, ये दो प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब्स, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब इसके पार्ट्स होते हैं अलग अलग, दे हैव 4 डिफरेंट पार्ट्स, और यही हमें बेसिकली पढ़ना है यहाँ पे। दे हैव 4
डिफरेंट पार्ट्स। ओके, नाम लिख लोगे सभी। चलो ए बी सी डी कर देता हूँ। इनफंडिबुलम, बी एम्पुला, सी इस्थमस और डी यूटेराइन पार्ट। तो ये तीन रीजन्स हो गए हैं, इसके तीन पार्ट्स हो गए हैं, इसके बेसिकली तीन रीजन्स हो गए हैं, समझे ना। या पार्ट समझ लो, रीजन समझ लो, जो भी समझ लो। अब क्या करेंगे हम, तो इसे एक एक करके देखेंगे। तो इसमें से सबसे पहला हेडिंग लगाओगे, यानी ए लगाओगे, नहीं, दैट इज इनफंडिबुलम। तो लिखना है यहाँ पे, इट इज द ब्रोडेस्ट पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। नहीं, फैलोपियन ट्यूब बोल दो या ओविडक्ट बोल दो, है तो दोनों एक ही चीज ना, फैलोपियन ट्यूब। ओके, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये सबसे ब्रोडर पोर्शन है। अभी मैं बना के भी दिखाऊंगा, या चलो देख ही लो सिंपल सा। जैसे ये यूट्रस हुआ ना, सो यही ना तुम्हारा होता है बेसिकली फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब शुरू में देखोगे ना इधर साइड में, तो ब्रोडर होगा, और जैसे जैसे आओगे ना ये नैरोअर होते चला जाएगा। आ रहा समझ में, साइड में क्या होगा, ब्रोड होगा, और जैसे जैसे इधर यूट्रस की तरफ मूव करोगे ये नैरो होता चला जाएगा। इतना समझ में आया आपको। सो सबसे साइड वाले की बात कर रहा हूँ बेसिकली, दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। है तो ये पूरा ही ब्रोडर, सॉरी, है तो ये पूरा ही तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब ना, लेकिन उसके सबसे लास्ट वाले रीजन क्या है, थोड़ा ज्यादा ब्रोडर है, एंड दैट इज कॉल्ड क्या है, इनफंडिबुलम। ठीक है ना, इट इज द ब्रोडेस्ट पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे लिखेंगे, इट कंटेन्स finger like structures called फिम्ब्री। इसे क्या बोल रहे हैं, फिम्ब्री बोल रहे हैं। याद रखोगे, मैं अभी बना के दिखाता हूँ। whose main function is to collect the ovum। ओवम में कौन सा ओवम, मैच्योर्ड ओवम, क्लियर है ना। is to collect the ovum which is released from the ovary and transport it to the ओविडक्ट। अब देखो ये काम कैसे करता है, जरा सा समझोगे, ठीक है ना, थोड़ा सा बस समझना। देखो मैंने इस तरीके से मान लो ये फैलोपियन ट्यूब बनाया। अब इसके जो लास्ट पोर्शन होते हैं ना, उसमें तुम्हें इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख जाएंगे, ठीक है। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखो क्या होंगे। अब मान लो यहाँ पे तुम्हारा ओवरी है, इस ओवरी से एग रिलीज हुआ, तो मान लो ऐसे एग रिलीज हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये एग तो उस फ्लूइड मीडियम में बस तैर रहा होता है, तो ये फिम्ब्री क्या करता है ना, इस तरीके से मूवमेंट करने लगता है। ओके, अब जब एक फ्लूइड मीडियम में मान लो इस तरीके से एक वेव लाइक मूवमेंट करेगा ना, तो ये एग धीरे धीरे इसकी ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होता चला जाएगा, और जब अट्रैक्ट होगा तो उसे अपने अंदर इन्वेड करके और फाइनली इस फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो इस फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा इस ओवम को विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्री। फिम्ब्री उसे कलेक्ट करेगा। अगर फिम्ब्री नहीं होता ना, तो ये ओवम फिर इधर ही रह जाता है, ऐसे वैसे मर जाता है, कहीं भी चला जाता है। ये क्या किया, जैसे ही एग रिलीज हुआ उसको इस तरीके से मूवमेंट करके और उसे कैप्चर कर लिया। उसे बोला कहीं नहीं जाना, इधर आ जा, है ना, और उसे इस तरीके से कैप्चर कर लिया। ओके, इतना समझ में आया आपको। तो इसके बाद देखोगे, इतना समझ गए ना आप, इनफंडिबुलम समझ गए। ओके, इसके बाद देखते हैं क्या, एम्पुला ना। एक चीज देखो, इसके बाद देखो कुछ है नहीं बेसिकली। जैसे सबसे ब्रोडर पोर्शन हो गया था इनफंडिबुलम, थोड़ा सा पतला होगा तो एम्पुला, और पतला होगा तो इस्थमस, और जो सबसे लास्ट वाला होगा दैट इज यूट्राइन पार्ट। बस सिंपल सा है, उसी का ना मतलब क्या बोल रहे हैं, उसी के रीजन में ना मार्जिन कर दिया गया है बेसिकली, क्लियर है ना। और
इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, बस एक ही मकसद है मेरा बताने का कि एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? और तुम सिंपल सा टिक करते हो इन द फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? अगर मैं तुमसे भी पूछूं तो अभी भी बोलोगे क्या? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। लेकिन अगर थोड़े से एडवांस लेवल पे चले जाओगे तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड isthmus, दैट इज एम्पुलरी isthmus जंक्शन के पास होता है बेसिकली फर्टिलाइजेशन। जहाँ पे एम्पुला isthmus से जुड़ता है ना, जैसे अभी समझे ना, इनफेंडिबुलम सबसे लास्ट वाला पार्ट जिसमें फिम्बरी था, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो एम्पुला, और पीछे जाएंगे तो isthmus, फिर यूट्राइन पार्ट। तो एम्पुला और isthmus जहाँ पे जुड़ा, आ रहा समझ में? जैसे ही एम्पुला से isthmus बना तो एक कनेक्शन तो होगा ना वहाँ पे, एक जंक्शन तो होगा ना वहाँ पे। उसी जंक्शन पे बेसिकली तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है। तो बस इसी पॉइंट के लिए बेसिकली मैं ये बतला रहा हूँ, बाकी तो ये सारे पार्ट्स ही हैं। तो सेकेंड लिखोगे, नंबर बी लिख लो, एम्पुला ना। तो लिखना है इसमें, इट इज ए लॉन्ग वाइड पार्ट। देखो सबसे ब्रोडर तो ये था, ये उससे कम है। वाइड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब नेक्स्ट टू द, क्या है, इनफंडिबुलम ना। अभी देखो ये डायग्राम मैंने बनाया नहीं, तो डायग्राम इमेजिन करते चलोगे, ठीक है ना? फिर मैं तो वो बना ही दूंगा ना लास्ट में, एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ पे कौन कौन से पार्ट से, पहले पढ़ तो लो। तो ये हो गया ना, इट इज द लॉन्ग वाइड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब नेक्स्ट टू द इनफंडिबुलम। तो बस इसमें इतना ही है, बस पार्ट्स ही देखने हैं हमें। इसके बाद सी लिख लो, क्या? इस्थमस। इसमें लिखोगे, इट इज अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब नेक्स्ट टू द एम्पूला। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे वो नोट लिख लेना, ठीक है? नोट बना के लिख लो। देखो दो चीज याद रखना, सिंपल सा पहले लिख लो, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट एम्पुलरी isthmus जंक्शन, दैट इज एम्पुला और isthmus के जंक्शन पे होता है। या तुम सिंपल से याद रखना, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, सिंपल सा, ठीक है ना? सो दूसरा पॉइंट या तो सिंपली लिख सकते हो, सिंपली, तो क्या लिख लोगे? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। तो इतना समझ में आया ना? फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, और अगर फैलोपियन ट्यूब में भी पूछे कहाँ होता है तो एम्पुला isthmus के जंक्शन पे। इतना हो गया, इतना नोट करो। फिर एक पार्ट अभी बचा रह गया ना, उसे देखते हैं। तो इतना हो गया। अब इसके बाद इसमें एक पार्ट और बच गया है, वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बस थोड़ा सा इरेज करता हूँ, है ना? और बस यहाँ पे लिख देता हूँ, बस सिंपल सा है। क्या था हमारा ऑप्शन, ये सॉरी नंबर डी था ना, इसे हटा लो। डी में क्या था? यूट्राइन पार्ट। सो लिखोगे यहाँ पे, इट इज a narrow portion, is a narrow portion of fallopian tube which is connected to the यूटेरस। क्लियर है ना? ये कहाँ कनेक्टेड होता है? तो
यूट्रस से कनेक्टेड होता है, दोनों ही साइड से, दो ओवरी है ना, तो दो, एक इधर से दो, मतलब दो फैलोपियन ट्यूब है ना बेसिकली, तो एक का यूट्राइन पार्ट इधर से कनेक्टेड होगा, दूसरे का इधर से कनेक्टेड होगा। ओके, कहाँ कनेक्टेड होगा? तो यूट्रस में कनेक्टेड होगा। और अब यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट खत्म हुआ, इसे जल्दी से नोट करो। फिर क्या देखेंगे? तीसरा पॉइंट देखेंगे, और तीसरा यूट्रस ही है हमें देखना, ठीक है ना? तो नोट करो इसे। तो अब इसे इरेज करता हूँ, और इसके बाद क्या देखेंगे हम? यूट्रस देखेंगे। हमने क्या क्या देख लिया? ओवरी देख लिया, और हमने ओविडक्ट देख लिया, ठीक है ना? अब हम क्या देखेंगे? यूट्रस। सो लगाओ हेडिंग नंबर 3। देखो यूट्रस क्या है? एक बड़ा सा हाईली मस्कुलर, है ना, थिक वॉल्ड एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, क्लियर है ना? जो कि स्पेशलाइज्ड है, एक ऑर्गन है बेसिकली, जो कि स्पेशलाइज्ड है फॉर प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट टू द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम फीटस को बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करना, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करना, यानी जो भी मतलब कि उस बच्चे का, है ना, इंटरनल जो भी प्रोटेक्शन देना, नरिशमेंट देना, सब कुछ कहाँ चल रहा है? तो यूट्रस में ही चल रहा है, यानी दिस इज द मेन ऑर्गन बेसिकली, नहीं अगर समझा जाए तो, ठीक है? तो देखोगे यहाँ पे सिंपल सा लिखोगे, इट इज अ लार्ज हाईली मस्कुलर thick walled bag like organ. Okay, large highly muscular thick walled bag like organ, specialized for development of fetus during the pregnancy. अब देखो यहाँ पे समझो, आखिर ये कैसे हेल्प करता है इसमें, तो देखो ध्यान से। ये जो यूट्रस हुआ ना सिंपल सा, इस यूट्रस के जो लाइनिंग होती है अंदर की, अंदर का जो लेयर होता है, जिसे हम इंडोमेट्रियम भी बोलते हैं, ठीक है ना? ये जो अंदर का लेयर होता है ना, इसमें ये बेसिकली हाईली वैस्कुलर होता है, ठीक है? ये क्या होता है? तो हाईली वैस्कुलर होता है, साथ ही साथ ग्लैंडुलर भी होता है। ओके, अंदर का जो लेयर प्रेजेंट है ना, दिस इज हाईली वैस्कुलर एंड ग्लैंडुलर। और ये समझ रहे हो ना, नाम से समझो, वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स भरे पड़े होंगे, तो यानी यहाँ पे ब्लड का सप्लाई बहुत ही ज्यादा होने वाला है, ठीक है? और जब ब्लड का सप्लाई बहुत ज्यादा होगा, तो ब्लड में सब कुछ तो प्रेजेंट होता ही है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, है ना? तो ये क्या करेगा? बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और बेबी का जो अटैचमेंट होता है यही तो होता है। और असल में इसी यूट्राइन यूट्राइन के लाइन में ही तो मतलब अटैच हो जाते हैं, अटैच हो जाता है ना, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। उसी को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं, अटैचमेंट ऑफ क्या, एम्ब्रियो टू द यूट्राइन वॉल, क्लियर ना? जो कि हाईली वैस्कुलर होता है। और इसी लाइनिंग को ध्यान से सुनना, ये जो लाइनिंग मैंने यहाँ बनाया है रेड कलर से, है ना, इसी लाइनिंग को मेंटेन करता है तुम्हारा कौन? अभी तो पीछे पढ़ाया था ना, प्रोजेस्टेरॉन, याद आया? प्रोजेस्टेरॉन जो कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा था। मेंस्ट्रुअल साइकिल में और डिटेल करूंगा इसे। सो इसी लाइनिंग को वो मेंटेन करता है, और जब वही कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक कर जाता है ना, तो ये लाइनिंग भी ब्रेक कर जाते हैं, है ना? और यही वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल। बताएंगे आगे, टेंशन नहीं लोगे। तो इसमें लिखोगे, इस तरीके से लिख लेना, इट्स इंटरनल लाइनिंग, और इसी को क्या बोलते हैं हम? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इज हाईली वैस्कुलर एंड ग्लैंडुलर। तो इससे तुम एक पॉइंट तो समझ गए होगे कि बच्चे को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलने वाला है? इसी के हेल्प से मिलने वाला है, इसी इंडोमेट्रियम के हेल्प से मिलने वाला है। इतना चीज क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिख लेना इसी में,
इसमें नहीं, बेसिकली नेक्स्ट नंबर फोर्थ क्या था, चल क्यों नहीं रहा है। नंबर फोर्थ है तुम्हारा सर्विक्स, यही है ना। तो देखो सर्विक्स में बस हम एक लाइन लिख के इसे खत्म करेंगे। देखो बेसिकली जो यूट्रस होता है वो जैसे ही नीचे की ओर जाता है तो टैपरिंग हो जाती है इसकी, आ रहा समझ में, मतलब कि पतला सा हो जाता है। ओके, सो ये जो टैपरिंग होता है और यहाँ पे एक ओपनिंग जैसा खुलता है, क्लियर है ना, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स बेसिकली। एंड सर्विक्स के आगे फिर बेसिकली जो ओपनिंग होगा दैट इज कॉल्ड वेजाइना। सो सिंपल सा लिखेंगे, द यूट्रस tapers towards the lower end to form an opening known as क्या बोल रहे हैं इसे, तो सर्विक्स बोल रहे हैं। ठीक है, बस सिंपल सा एक लाइन। इसके बाद क्या था, सर्विक्स के बाद क्या था, इसके बाद था तुम्हारा वेजाइना ना, नंबर फिफ्थ वेजाइना। तो वेजाइना क्या है, इट इज द फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, क्लियर है ना, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है फीमेल का, और इट रिसीव्स द स्पर्म या इट रिसीव्स द सेमेन बोल लो, सिंपली स्पर्म बोलो तुम, इट रिसीव्स द स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या ड्यूरिंग द कोइटस, क्लियर है ना। सो सिंपल सा लिख लेना इसमें, इट इज एन इलास्टिक muscular sorry muscular tube like a structure. It is an elastic muscular tube like a structure which is the copulatory organ in female। फीमेल का ये क्या है, तो कॉपुलेटरी ऑर्गन। ओके, अब देखो ये हेल्प किस में करेगा, तो ये देखो इसका बेसिकली दो फंक्शन है, बेसिकली दो चीजों में हेल्प करता है। सबसे पहला कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी, जब बेबी को डिलीवर करना होता है तो इट एक्ट्स एज ए बर्थ कैनाल, क्लियर है ना, इट ओपन्स वाइडेंस, और इसी वजह से क्या होगा, एक पाथ प्रोवाइड किया जाएगा बेसिकली, ताकि बच्चा क्या हो सके, उस बॉडी से, फीमेल बॉडी से बाहर आ सके, इस दुनिया में आ सके, ठीक है ना। और दूसरा इसका जो फंक्शन ये है कि इट रिसीव्स स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो लिख सकते हो यहाँ पे, इट रिसीव्स स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, या इसी को कोइटस भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी में आगे लिख लेना, इट ऑल्सो serves as a birth canal during parturition, या ड्यूरिंग डिलीवरी लिख लो सिंपली, नहीं तो समझोगे फिर नहीं तुम, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। ओके, सो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए यहाँ पे, तो इतना हो गया होगा, इसे मैं इरेज करता हूँ अब। इसके बाद देखेंगे बार्थोलिन्स ग्लैंड बच रहा है, और फिर एक्सटर्नल जेनाइटल्स बच रहे हैं, बस थोड़ा सा और बचा है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि डायग्राम ना इसी वीडियो में कवर अप कर दूं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर समझाना होगा। चलो देखते हैं, तो नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएंगे ना, देख लोगे नंबर, अब देख लोगे, हाँ छठा ही होगा ना, क्योंकि 7 तो पढ़ने ही थे टोटल हमें। तो बार्थोलिन्स ग्लैंड, देखो बेसिकली ये भी पेयर्ड होते हैं, ठीक है ना, ये भी क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ओके, सो ये एक पेयर ऑफ ग्लैंड्स होंगे विच ओपन्स लेटरल टू द वेजाइनल ओपनिंग,
वेजाइना के ही बेसिकली साइड वाइज में प्रेजेंट होंगे ये बार्थोलिन्स ग्लैंड, और इसके भी जो सिक्रीशंस होंगे ना, ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा सबसे पहले तो, और साथ ही साथ ल्यूब्रिकेशन के साथ साथ ये बेसिकली जो एसिडिक नेचर होता है ना वेजाइना का, उसे भी न्यूट्रलाइज करेगा। ओके, तो ताकि वहां पे स्पर्म जो आए वो मतलब जिंदा ही आगे बढ़ सके, उसे मारना नहीं है यहाँ पे, क्लियर है ना। सो यही देखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे these are a pair a pair of glands which opens lateral to the vaginal opening। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, their secretion provides lubrication and also neutralizes the acidic nature the acidic nature of vagina। वेजाइना का जो एसिडिक नेचर है उसे भी ये क्या करता है, तो न्यूट्रलाइज समझते हो ना, एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ताकि स्पर्म वहां पे मरे ना, जिंदा ही आगे बढ़े। क्लियर हुआ इतना। सो दिस इज बार्थोलिन्स ग्लैंड, ये क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट बचा है एंड दैट इज कॉल्ड नंबर 7। क्या है हमारा, एक्सटर्नल जेनाइटल्स। तो देखोगे यहाँ पे लिखना है इसमें सबसे पहला पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ two pairs of fleshy folds known as labia। क्लियर है ना, दो पेयर ऑफ फ्लेसी फोल्ड्स होते हैं, बेसिकली लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें समझना जो ऑटर पेयर होता है ना, द ऑटर पेयर इज कॉल्ड labia majora। क्लियर है ना, एंड द इनर पेयर इज कॉल्ड labia minora। तो ये क्या हो गया, लेबिया मेजोरा क्या हो गया, ऑटर पेयर हो गया, जो कि बड़ा होता है बेसिकली एज कंपेयर टू लेबिया माइनोरा, और अंदर का जो एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा, और बाहर वाला क्या होता है, लेबिया माइजोरा होता है। अब सुनो, एक्सटर्नल जेनाइटल्स के अपर पार्ट में, एट द टॉप ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल्स, ए हाईली इरेक्टाइल टिश्यू इज प्रेजेंट एंड दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। तो इसको भी लिखेंगे, पॉइंट बना के लिख लो आगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, एट द टॉप ऑफ external genitals, a highly erectile tissue is present which is known as, क्या बोलते हैं इसे, तो इसे बोलते हैं हम क्लाइटोरिस। ओके, इसे क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। इट इज a very sensitive part, basically it is an highly erectile tissue का बना होता है, बेसिकली हाईली सेंसिटिव होता है, और प्रेजेंट का होता है तो एक्सटर्नल जेनाइटल्स के टॉप पे प्रेजेंट होता है। इतना समझ में आया। अब सुनो, देखना ध्यान से, देखोगे यहाँ पे ये क्लाइटोरिस हो गया, और इसके जस्ट नीचे तुम देखोगे तो तुम्हारा वेजाइनल ओपनिंग होगा। क्लियर है ना, तो वेजाइनल ओपनिंग और क्लाइटोरिस के बीच में, इन बिटवीन द क्लाइटोरिस एंड वेजाइनल ओपनिंग,
एंड अनदर ओपनिंग इज प्रेजेंट एंड दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ओपनिंग। तो उसे भी लिख लेंगे पॉइंट बना के। इन बिटवीन क्या लिखोगे, क्लाइटोरिस एंड वेजाइनल ओपनिंग, यूरिनरी मीएटस, या ओपनिंग भी बोल सकते हो, इज प्रेजेंट। यूरिनरी ओपनिंग प्रेजेंट होगा विच serves the purpose of मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन तो समझते हो ना, मिक्चुरेशन नहीं समझते हो तो यूरिनेशन समझते होगे, यूरिन का पास ऑन करना। तो फीमेल में बेसिकली देखो, फीमेल में बेसिकली एक स्पर्म को रिसीव करने के लिए अलग ट्यूब है, यानी अलग ओपनिंग है, और यूरिन को पास करने के लिए अलग ओपनिंग है। लेकिन मेल में क्या, एक ही ओपनिंग है जो कि ड्यूअल पर्पस सर्व कर रहा है, मतलब कि यूरिन का भी वहां पे बाहर निकाला जा रहा है और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पे सेमेन को भी बाहर निकाला जा रहा है। क्लियर है ना? तो इतना समझ में आ गया, इसे जल्दी से नोट करोगे। फिर इसके बाद जल्दी से डायग्राम भी देख ही लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और एक बार जल्दी से रिवाइज भी कर लोगे साथ साथ, क्योंकि अभी तो पढ़े ना, और तुरंत अभी रिवीजन भी करवा दूंगा। ओके, वहां पे डायग्राम के साथ साथ आपके सारे पॉइंट्स जो कुछ भी थोड़े बहुत रह गए होंगे ना, वो क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ डॉट्स रह गए होंगे तो ये 7 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। जल्दी से इसे नोट करो। तो अभी से इरेज कर देता हूं मैं। तो चलो अब जल्दी से डायग्राम भी देख के इसे खत्म करते हैं। ओवरऑल क्लियर है ना? देखो मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया एक सिंपल सा। इसमें बस बेसिकली हमें पार्ट समझने हैं, कहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स हैं। सो देखोगे यहाँ पे सबसे पहले नीचे से हम शुरू करते हैं। चलो इधर से ही देखते हैं। ये देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बेसिकली दोनों ही साइड में। सो यहाँ देखो मैंने एरो दिया है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड ओवरी। क्लियर है ना? दिस इज कॉल्ड ओवरी। इस ओवरी से अटैच तुम्हारे ये देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि इधर पतला है और इधर मोटा है। तो याद करो ना, ये तो वही है ना तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब, जिसमें तुम्हारा सबसे पहले इनफंडिबुलम, देन एम्पुला, देन इस्थमस, देन यूट्राइन पॉल। ये तो बस उसके पार्ट्स होते चले गए थे। क्लियर है ना? सो दिस इज व्हाट, दिस इज ओविडक्ट, और इसी को बोल दो फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है? सो ये ओविडक्ट हो गया या फिर फैलोपियन ट्यूब हो गया। इतना समझ में आया? इसके बाद देखो ये पार्ट देखना, ये बीच वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट जो मैं हमेशा इस तरीके से ऐसे करके बना देता था। क्लियर है ना? दिस इज व्हाट, दिस इज द यूट्रस। क्लियर है ना? दिस इज व्हाट, दिस इज द यूट्रस। यूट्रस के अंदर ये जो लाइनिंग है ना, ये बेसिकली तुम्हारा एंडोमेट्रियम है। लिखो ना लिखो उतना जरूरत नहीं है। ये देखो यूट्रस नीचे में टैपरिंग हो गया, यूट्रस नीचे में जाके क्या हो गया, पतला सा हो गया। ऊपर देखो ब्रोडर है ना, नीचे जाके पतला पतला सा हो गया, टैपरिंग हो गई इसकी। और यहाँ पे एक ओपनिंग जैसा खुला। क्लियर है ना? एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स। दिस इज कॉल्ड सर्विक्स। और सर्विक्स के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर खुला एंड दैट इज कॉल्ड वेजाइन। सो बेसिकली इतने ही पार्ट्स हो गए तुम्हारे। ये क्या हो गया, तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो देखो आज मैंने डायग्राम भी क्लियर कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमने सीखा क्या क्या। यहाँ पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म को देख लिया। क्लियर है ना? उसे मेल से फीमेल तक भी मैंने पहुंचा दिया। ठीक है, तो उतना तक हमने सीख लिया। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमने देख लिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा, तो याद करो यही तो है ना, यही तो है ओवरी। इसी से तो ओवम रिलीज होंगे, इनफंडिबुलम उसको क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा और फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। तो फैलोपियन ट्यूब में ओवम भी आ चुका है। अब देखो फैलोपियन ट्यूब में ओवम आके यहीं पे रुकेगा कुछ समय के लिए। ठीक है, अब यहाँ जो ओवम आया है वो ओवम या तो फर्टिलाइज होगा या तो फर्टिलाइज नहीं होगा, और इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। यानी व्हाट इज द फेट ऑफ ओवम। फेट मतलब समझ रहे हो, किस्मत। वो जो ओवम इधर आया ना, मैच्योर्ड ओवम, बेसिकली ओवा बोल रहे हैं जिसे, उसका किस्मत क्या है। क्या उसका फर्टिलाइजेशन होगा? अगर होगा तो क्या होगा? क्या उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो क्या होगा? क्लियर है ना? तो ये 2 स्टेप में हम इसे पढ़ेंगे।
तो कल वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बेसिकली उस समय। तो कल मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इतना मतलब उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। इसे एक बार नोट कर लो आप जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट डे मिलेंगे अब, ठीक है ना। चलो फिर, बाय बाय।